मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहित है, मैं सिविल सर्विसेज को पढ़ाता हूँ। मैं इकोनॉमी पे और इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी डिबेट्स करता हूँ। काफ़ी मेरे को जो है पैनलिस्ट बुलाया जाता है एज ए पैनलिस्ट। मैं फॉरेन रिलेशन पे डिस्कस करता हूँ। मैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ डील करता हूँ। पीजी को जो 11-12 होता है इसमें मैं ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी डील करता हूँ। आज मैं यहाँ पे जिस चीज़ से आया हूँ, जिस मकसद के लिए आया हूँ, वो ये है कि एक करियर काउंसलिंग की जाए, जिसमें आपको ये बताया जाए कि आगे आपके लिए लाइफ में क्या क्या पर्सपेक्टिव है और आप किस किस फील्ड में आगे जा सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले इन दो क्वेश्चन से थोड़ा डील करते हैं। एक सवाल उनका था कि ये यूपीएससी को टफेस्ट एग्जाम क्यों माना जाता है। देखो ऐसा होता है कि कोई भी चीज टफ या कोई भी चीज आसान नहीं होती। यूपीएससी को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो बेसिक आपके जो यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें क्या है, एक आपका जीएस है और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जीएस के वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट है, आर्ट एंड लिटरेचर है, बहुत सारा साइंस एंड टेक है, मगर जो 4 मेन कंपोनेंट है वो कौन से हैं? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड दिस इज ज्योग्राफी। यूपीएससी का एग्जाम है, ये इतना टफेस्ट क्यों माना जाता है? देखिए ऐसा होता है कि 6 से लेकर 12 तक हम एसएसटी पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ मैथ और साइंसेस पे करते हैं। उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये निकलता है कि यूपीएससी जो रिलेट करता है, यूपीएससी रिलेट करता है आपके ह्यूमैनिटीज के सेक्शन के साथ। और जब हमने 6 साल वो चीज पढ़ी नहीं, एक तो 6 साल पहले ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ी, उसके दौरान जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे आपको तब भी ह्यूमैनिटीज को थोड़ा सा टच करना था, देखना था उसको, इवन की घुसना था, आपने वो भी नहीं किया। यानी 6 + 3 9 साल आपने उस टॉपिक को टच नहीं किया जो आईएएस में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या, जब आप आईएएस को पढ़ना शुरू करते हो आपको पता ही नहीं, आप जब 9 साल कुछ नहीं पढ़ोगे और जब आप यूपीएससी में जाओगे आपको सबसे पहली चीज इंडियन पॉलिटी में मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करोगे पता ही नहीं, इसीलिए आपको वो एग्जाम टफ लग रहा है। जिस चीज से आप कभी रूबरू हुए ही नहीं, जिसको आज तक आपने प्रेफरेंस दी नहीं, वो एकदम से पहाड़ बन के पेपर पे आपके सामने खड़ा होगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपको एक और चीज बता दूँ, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद एसआई है ना, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करने की सोचते होंगे, या अगर आपने बीए कर दिया है ऑब्वियसली बात है आप पीजी करेंगे, कुछ लोग बीएड भी करेंगे, फिर आप हो सकता है कई लोग टीचिंग में जाए। सीटेट का एग्जाम होता है ना, सीबीएस का एग्जाम होता है, आर्मी का एग्जाम होता है। आपको ये समझना है कि ये जीएस के 4 कंपोनेंट वहां पे भी आएंगे। आपको इसके साथ क्या आता है? इसके साथ मैथ्स आता है। कहां से? 6 से लेकर 10 तक का। रीजनिंग ज्यादा नहीं आती, इंग्लिश सेम 6 से लेकर 10 तक की, और मेन आपका आता है ग्रामर। शुरू करोगे अपने पढ़ाई आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी आपके यहाँ पे लेक्चरर मैम भी है, सब है। आपके अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो आप इनसे पूछ सकते हो। एक बार कॉलेज खत्म हो गया तो आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो रुक जाएगी। बात समझ आ रही है? इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ता है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या कवर करता है? करंट अफेयर। न्यूज़पेपर करंट अफेयर कवर करता है, मतलब अभी जो पूरे विश्व में, पूरे देश में जो रूबरू कोई चीज चल रही है, कोई करंट में चीज चल रही है, उसके बारे में जानना पड़ता है। इस सारे टॉपिक को जब आप कवर करोगे, इन सारी चीजों को जब कवर करोगे, इससे क्या क्या एग्जाम निकलता है इसको समझते जाना। आपका बैंकिंग का एग्जाम निकलेगा, आपका एसएससी का एग्जाम निकलेगा। एसएससी के 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है सीजीएल, जिसको क्लियर करके आप लोग इंस्पेक्टर ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर रेलवेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर, आपका जो रेलवे का क्लरिकल जॉब निकलता है। बात समझ आ रही है? और भी कई ऐसे एग्जाम है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, और भी कई ऐसे एग्जाम है। अब यही सिलेबस आपका कब आएगा? जब आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे, वहां पे अकाउंट असिस्टेंट या क्लरिकल सेक्रेटरी के जितने भी जॉब्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, भी कल एक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था जेकेपीएसआई का, अगर आपका कोई रिश्तेदार होगा तो पूछना उससे, उधर भी आपका यही सिलेबस आएगा। अगर आप कल को पीजी करके पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब एमफिल को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया गया,
तो जब आपको नेट जेआरएफ वगैरह करना पड़ेगा उधर भी यही सिलेबस आएगा। ये सिलेबस ऐसा है कि आप जितना मर्जी भाग लो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस बात को याद रखना। अगर आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो, मेरी बात समझ आ रही है, मैं पर्टिकुलर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और गवर्नमेंट जॉब की बात की फोकस कर रहा हूँ। इवन की कंपटीशन अब ऐसा हो रहा है कि पहले क्या होता था कि कोई भी बच्चा 12th में 98% ले लेता था तो उसको सीधा डीयू में एडमिशन मिल जाती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता था ना। अब वो भी खत्म। क्यों? अब एक नई एंट्रेंस आ गई है, CUET, सेंट्रल यूनियन एंट्रेंस टेस्ट। अब चाहे बच्चे ने 99 ही क्यों ना ले लिया हो, उसको भी अपना एंट्रेंस देना पड़ेगा, तब जाके वो उधर बैठेगा। वो बात समझ आ रही है सबको? कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि तैयारी करे कैसे, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि एग्जाम बड़ा टफ है। किसी ने पूछा था ना, मैक्सिमम लोगों को लगता है एग्जाम टफ है। एग्जाम टफ नहीं है, कोई भी चीज लाइफ में टफ नहीं होती है। टफनेस और इजीनेस आपके माइंड में होती है। अगर आपने किसी भी चीज को दिमाग से मुश्किल समझ लिया, वो चीज आपके लिए कभी आसान नहीं हो सकती। अगर आपने किसी भी चीज को दिमाग से आसान समझ लिया, वो चीज आपके लिए कभी मुश्किल नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ। कई बार घर में ना सांप निकल जाते हैं, है ना। सांप निकलता है तो हम डर जाते हैं। कोइंसिडेंटली कई बार क्या होता है, सांप का इतना सा बच्चा निकलता, उससे भी उतना ही डरते हैं हम। जबकि सांप का छोटा सा बच्चा तुम्हें उतना हार्म नहीं करेगा, मगर डर बराबर का ये क्यों? क्योंकि डर इधर बैठोगे। बात समझ आ रही है? एक बात जिंदगी में याद रखना, एक इंसान जो जंग में लड़ते लड़ते मर जाता है ना, वो उस इंसान से कई गुना बेहतर होता है जो बिना लड़े ही हार मान लेता है। अगर आपने अपने से पहले ही हार मान ली है तो आप कभी जीत नहीं सकते, और अगर आपने लड़ने की सोच ली है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हो, हारे हुए या लड़ते हुए। बात समझ आ रही है? इधर कई लोग ऐसे होंगे, कई लोग होंगे जो चाहते होंगे हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम लोग ये IAS करना चाहते हैं तो उसके बाद भी हम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बाद भी हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम एफर्ट ही नहीं लगाते। आप अपने किसी रिलेटिव को बोल दोगे, आप अपने किसी रिलेटिव को बोल दोगे कि मैंने UPSC करना है, अब तो किसी को बोलना मत। बोलोगे ना तो वो आपको उसी टाइम क्रिटिसाइज करेगा। वो पता क्या बोलेगा? शक्ल देखिए, बोलेगा ना, शक्ल देखिए, है ना। वो क्यों बोलता है आपको पता है? क्योंकि वो एक्चुअल में तुमसे जेलसी करता है। उसने कुछ भी कुछ नहीं किया होता लाइफ में। आप तब तक अपनी लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे जब तक आप खुद नहीं कुछ करोगे। यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं, मैं खासकर लड़कियों को एक बात बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बड़ी हैरानगी की बात है कि हिंदुस्तान के इतनी देर आजाद होने के बाद भी आज भी गर्ल्स का लिटरेसी रेट सबसे कम है। आज भी गर्ल्स का एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है, कंपैरेटिवली लड़कों से काफी कम है। अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ सोशल बाउंडेशंस में नहीं रखो, उसको बाहर निकालो, और उसके लिए आपको खुद को ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी को कोई दूसरा आके बदलेगा ना, तो तुम लोग सबसे बड़े झूठ में फंसे हो। कोई नहीं बदलने वाला। अगर आपकी कोई मदद कर सकता है वो एक ही दो ही व्यक्ति होते हैं, एक आपके माँ बाप और एक आप। आपकी लाइफ में और कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि किसी को भी आपकी कोई नहीं पड़ी है। और माँ बाप भी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। उसका कारण है माँ बाप को खुद भी ज्यादा नहीं पता है। वो उनके अपने लाइफ के बड़े प्रॉब्लम्स, आपके सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, उनके बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन द एंड के बाद आपको खुद सोचना पड़ता है। आपको अपनी लाइफ में खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। देखिए एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, इफ यू कैन डू अ थिंग, if you can do a thing and you are doing, then it is okay. But if you cannot do a thing and you are not doing, then it is also okay. एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न है जिसके अंदर आपको घुसना है, एक प्रोसेस है। जैसे आप ग्रेजुएशन 11th-12th में जाते हो ना, अब उधर कोई 11th-12th नहीं लिखी जिसमें हम जाते हैं, हम एक लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं। सिविल सर्विसेज एक लर्निंग प्रोसेस है, और आप उसको जितना जल्दी ऑप्ट करोगे आपके लिए
उतना ही बेहतर है वो, ठीक है। और एक और बात याद रखना, ये जितनी लड़कियां यहाँ पे चुप है, जो कोई कोशिश नहीं कर रही, एक और बात याद रखना, जब एक इलिटरेट सोसाइटी में एक लड़की वो आगे जाती है ना, वो लड़की बाकी लड़कियों के लिए बेंचमार्क बनती है। बाकी लोग अपने बच्चों को फिर यही पढ़ाना, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि उसकी लड़की बड़ी आगे पहुंच गई, वो केएस ऑफिसर बन गई। और वही लड़कियां जब कुछ नहीं ना पढ़ती तो आप ही लोग बेंचमार्क बनोगे कि उसकी तो शादी हो गई तो इसकी भी करा दो। अब आप डिसाइड कर लो आप सोसाइटी के लिए कौन सा बेंचमार्क बनना चाहते हो, जिसमें आप फीमेल को आगे लेके जाओ या फीमेल को और पीछे धकेलो। ये सोच सिलेबस वही है, ठीक है ना। जैसे हम रात को खाना खाते हैं और सब्जियां सारी होती हैं, तो दही हर किसी की कटोरी में पड़ा होता है ना, हर किसी की प्लेट में पड़ा होता है, तो दही वही है। जो मर्जी कर लो उसको पकड़ने पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। और एक बात याद रखना, इंसान जिंदगी में जिस चीज से पीछा छुड़ाता है ना, वो चीज उससे भी डबल स्पीड से उसके पीछे भागती है। तो जितनी जल्दी पढ़ाई करना शुरू कर दोगे ना, बच जाओगे। समझ आ रही है? कई बार बच्चे सवाल पूछते, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये क्वेश्चन है किसी के माइंड में, कितने घंटे पढ़े तो आईएएस बन जाते हैं? अच्छा, उस लड़की के माइंड में है ये बड़ा एक सवाल है, कितने घंटे पढ़े? बचपन से यही होता है, हमारे माँ बाप भी बोलते हैं, अगर कोई बच्चा 2-3 घंटे पढ़ लेना तो माँ बाप आ जाते हैं, वो 3 घंटे पढ़ा इसने, 3 घंटे कौन पढ़ता है ना। डोगरी में अगर वो कहते मासी दो काटे, ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी की एक पेरेंटिंग है कि टाइम देख ले, घड़ी देख ले, घड़ी के हिसाब से 3 बजे बच्चे को उठा दिया, 7 बजे तक ये उठना नहीं चाहिए। जैसे तबेले में गाय होती है ना, जब तक वो पूरा चारा खा नहीं ले तब तक इसको उठने नहीं देना। उसी तरीके से बच्चे को उठाया, बैठ इधर, तेरे को कहीं नहीं जाने देना, ऐसा होता है ना। मगर पढ़ाई का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपके माइंड की रिटेन करने की एक लिमिट होती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कंटिन्यूअसली 1 हफ्ता 10 हफ्ता पेपरों से पहले पढ़ते हो, एक टाइम आता है जब दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। जैसे ये पानी का गिलास है ना, ये पानी का गिलास है, इसमें अगर मैं पानी डालता जाऊंगा, एक टाइम पे आएगा पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसा फीलिंग आता है ना कि यार दिमाग में डालना तो चाहते हैं मगर कुछ जा नहीं रहा, वो जाएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी बड़ा पानी है। उसके लिए हमें घूम के आना पड़ता है। आप समझ आ रही है? पढ़ाई का घंटों से भी कोई लेना देना नहीं होता, कोई आज से लेना देना नहीं होता। आप अगर एक दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो, एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, तो आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल है। आप 25 घंटे, क्या आप 25 तो एक दिन में 24 होते हैं, आप 20 घंटे बैठ गए और दिमाग में कुछ गया ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। बात समझ आ रही है? तो कंसिस्टेंटली एफिशिएंटली पढ़ो, और कम से कम, मेरे जो आज मैं आपको बता के जा रहा हूं, कम से कम कुछ करना शुरू करो, कोई एफर्ट लगाना शुरू करो, कोई अखबारें खरीदना शुरू करो, जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुकें देखो, खरीदो। जितना इनिशियल लेवल पे आप अपने आप को स्टार्ट करोगे ना, उतना ही जल्दी ठीक हो जाओगे। Since we can't compensate what we have given to students, I can very well say कि बच्चों का तो ये बड़ा ही इंटरेक्टिव सेशन था, मुझे लगता है। तो आपका सेशन डेफिनेटली वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल। इतना तो होगा कि हमारे बच्चों को अब थोड़ा सा मोटिवेटेड तो हुए ही होंगे। Sir, we on behalf of JDC Sidra are highly obliged that you are here. We are highly thankful, and we hope that you will come here again. Yes, ma'am. If at all we require you, definitely. मैं आपके पूरे स्टाफ को थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि इतने अच्छे बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई हो। इंटरेक्शन जो होती है इससे एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप मेरे को जब जब बुलाएंगे मैं यहाँ पे आता हूँ। शुक्रिया करता हूँ इन्होंने मेरे को बुलाया, तो मैं फिर से आऊँगा। मैम मेरे को जब जब बुलाते रहेंगे मैं फिर से आऊँगा। Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू।